हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट। हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को हम ला रहे हैं, है ना, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज हम देखते हुए आ रहे थे। फिर जब हमारी जो बात हुई, मेन जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो मैंने बोला था आपसे कि ये जनरेट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम सारी चीज समझ रहे थे और पहली प्रॉपर्टीज हम उसकी जान चुके थे, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की उसके बहुत अच्छे से हमने चीजें समझ ली थी, चीजें जान ली थी, उसके वेरिएशन समझ लिए थे, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज सब कुछ हमने क्लियर कट देख लिए थे और काफी ज्यादा क्वेश्चंस उसके कर लिए थे। अब हमें बेसिकली देखना क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर। इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में तो आते ही आते रहते हैं। तो अगर हम देखें वो पॉइंट क्या है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? यहां पर आइसो का मतलब होता है, अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ज्यादातर जो भी चीजें होती हैं उनकी जो मेन पॉइंट होता है वो उनके नाम में छिपा होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या बताती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताती है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देख लिया था, ठीक है, यहां भी हम देख रहे हैं एक बार। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने यहां पर इसलिए लाए क्योंकि हमने आयनिक रेडियस पढ़ लिया था, आयनिक रेडियस हमने देख ली थी। तो आयंस की वजह से हम उस चीज को जानने के लिए हम यहां पर लाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो अब हमें यहां पर अगर कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने बात की यहां पर K+ की, तो K+ में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर पोटेशियम हमारा कितने नंबर का होता है? 19। अगर एक चला गया तो यहां पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर हमारा बेसिकली होता कितना है? 16 एटॉमिक नंबर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो कितना हो गया इसमें? 18, है ना। फास्फोरस हमारा कितना होता है? 15 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसमें 3 जुड़ गए, 3 नेगेटिव आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए तो कितना हो गया? ये 18। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है वो, अगर एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम, तो कैल्शियम 20 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Ca2+ हो गया, तो कितने हो गए? 18। तो ये चारों की चारों हमारी कौन सी स्पीसीज हो गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। कौन सी स्पीसीज हो गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये थोड़ा सा हमें यहां पर देखने हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी। अगर हमने यहां पर और एग्जांपल देख लिया, जैसे हमने ले लिया H नेगेटिव। H नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने बोल दिया Li+, तो लिथियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। क्लियर। अगर यहां पर बात करें, हम हीलियम को भी ले सकते हैं, तो हीलियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। हम यहां पर ये भी ले सकते हैं बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, तो बेरिलियम 2+ का मतलब क्या हो गया? यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए। तो यहां सभी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज कौन सी हो गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर हो गई होगी बात? तो इसको नोट कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की डेफिनेशन कैसे लिखें? द स्पीसीज or ions which have same number of electrons. The species or ions which have same number of electrons are called isoelectronic species. Clear हो गई बात? इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेसिकली? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन हमने बोला था हर चीज की जो उसका जो मतलब है वो उसके नाम में छिपा होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? यहां पर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी बताता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता है, आयोनाइजेशन मतलब आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयन में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
हम यहां पर केवल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकाल नहीं लोगे, मॉलिक्यूल में रहता है, अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्म में ज्यादातर एटम्स रहते हैं, तो अगर हम मॉलिक्यूल में निकालेंगे तो मॉलिक्यूल में कई न्यूक्लियस होते हैं। अगर हमने बात की H2O की, तो H2O से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पे 3 न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं और एक ऑक्सीजन का। तो अब वहां पर जो पावरफुल है वो पावरफुल हो जाता है, जो न्यूक्लियाई बन जाता है दैट इज मोर पावरफुल। तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है और हमें एक्चुअल जो एनर्जी होती है एक सिंगल एटम की वो हमें पता करनी है, तो वो पता नहीं हो पाएगी मॉलिक्यूल में। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि हम कोई एटम जो है उसको हम पहले आइसोलेटेड फॉर्म में लाएं। आइसोलेट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? आइसोलेट का मतलब सबसे पहले सॉलिड में आइसोलेट नहीं होगा, आइसोलेट का मतलब अकेला। सॉलिड स्टेट में आइसोलेट नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में आइसोलेट नहीं होगा क्योंकि ये पास पास रहते हैं। आइसोलेट किसमें होगा? गैसियस फॉर्म में। गैसियस स्टेट में एटम दूर दूर होते हैं, है ना, ज्यादातर दूर दूर होते हैं। तो हम जो डेफिनेशन बनती है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो क्या बनती है? व्हेन वी रिमूव, या फिर बोल सकते हो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन किससे? द एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें कोई चीज हमें तोड़नी है ना, निकालनी है, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इनपुट करनी पड़ेगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये चीज, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंदर वाली शेल से नहीं निकलता इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। तो अगर इसमें और परफेक्टली करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम या बैलेंस सेल भी बोल सकते हो यहां पर, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल से हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हमने बात की सोडियम की, तो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Na+ हो गया। अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहली बात तो वो स्टेबलाइज है, तो और ज्यादा वो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखना कि जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकंड वाला, उसमें जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो मोर पावरफुल होगी देन फर्स्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों ज्यादा होगी ये चीज आपको समझनी है। देखो एक चीज, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए एक। तो जो अंदर वाला पार्ट है प्रोटॉन्स के ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब वहां पर एक, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर और फोर्स लगाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन ना जाए बाहर, है ना, इलेक्ट्रॉन ना निकले इजिली बाहर। तो उस चीज के लिए वो एनर्जी बहुत ज्यादा लगाएगा ताकि वो अपनी ही एटम में बना रहे, है ना। तो उसके लिए आपको जब निकालना पड़ेगा, आपको निकालना ही है, तो जब निकालोगे तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड होती है वो ज्यादा होती है फर्स्ट के। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो वो और ज्यादा होगी, चौथा निकालना है और ज्यादा होगी, पांचवा होगा और ज्यादा होगी। तो मतलब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, सेकंड बढ़ गई, फिर थर्ड बढ़ गई, फिर फोर्थ बढ़ गई, इस तरीके से ऑर्डर में बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर पावर यहां बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात? तो नोट कर सकते हो डेफिनेशन। और फिर हम अब देखेंगे वेरिएशंस कैसे काम करते हैं। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी among period and group of modern periodic table। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स
और ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होगा वो हम देखेंगे। देखो ये हमारा हो गया ग्रुप, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पीरियड। देखो एक्सेप्शंस आएंगे, यहां पर एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो जनरल ट्रेंड है वो हमें एक बार समझने की कोशिश करनी है। तो अब एक चीज देखना, जब हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में हमारा हो जाएगा अप टू डाउन, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे पीरियड में, सबसे पहले हम पीरियड का देखते हैं। तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हम देखेंगे तो पीरियड में क्या होगा कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में आपको बताया कि साइज हमारा छोटा होता जाता है। साइज छोटा हो गया मतलब ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियर पावर भी बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ती है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो साइज छोटा होता जाता है। शेल्स वही रहती, सेल्स कांस्टेंट रहती। तो यहां पर आप करना क्या है, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट करती है, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। हमें केवल ट्रेंड देख लेंगे किस तरीके से वेरी कर रही है। तो देखना एक चीज आपको कि जब हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज यहां पर हो रहा है छोटा, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइज भी छोटा हो गया, न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट शेल में बड़ी भी है ना। जब हम न्यूक्लियस हमारा लेफ्ट टू राइट, साइज छोटा हो रहा है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के पास में आ रही है, पास में आ रही है। तो न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कब्जा किए हुए है। क्या किए हुए है? कब्जा, मतलब वो जाने नहीं देगा इजिली, है ना। तो उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होगा, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। या फिर साइज छोटा ये भी बोल सकते हो, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट पीरियड में न्यूक्लियर पावर बढ़ती है तो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर बढ़ने से क्या होता है, साइज हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात की नहीं? तो इस तरीके से बोल सकते हो, ऑन लेफ्ट टू राइट, ऑन लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी increases. Clear हो रही बात की नहीं? On left to right ionization energy increases because nuclear power increases. Nuclear power increases. Clear हो रही बात की नहीं? कोई दिक्कत? अब जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में किस तरीके से हो रहा है, ग्रुप में आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है। तो जो न्यूक्लियस की जो पावर है आउटर मोस्ट शेल में वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो अप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब अब देखो, जब शेल्स हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है तो वो दूर हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो दूर हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी दो तुरंत निकाल लो, थोड़ी सी एनर्जी दो तुरंत निकाल लो। तो यहां पर जब अप टू डाउन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर पावर कम हो जाएगा, अफेक्टेड कम होगा, क्योंकि साइज बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई आउटर मोस्ट शेल की न्यूक्लियस से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हम निकाल सकते हैं, मतलब एनर्जी लगेगी कम। तो अप टू डाउन की बात करें, अप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज साइज इंक्रीजेस, बिकॉज साइज इंक्रीजेस और न्यूक्लियर पावर इज लेस अफेक्टेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो ये ट्रेंड। फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पे, है ना। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। तो हमने आपको बता दिया था जैसे कि जैसे एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रहा है। जब साइज छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है ना, पीरियड में बात कर रहे हैं तो पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है। तो पीरियड में जब एटॉमिक साइज हमारा छोटा हो रहा है, छोटा है ना, तो छोटा हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो वो न्यूक्लियस के पास में आ रहा है ना। इसका मतलब पास में आ रहा है। जब पास में आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एटॉमिक साइज जो होगा वो एटॉमिक साइज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। On increasing atomic size, ionization energy decreases. On decreasing atomic size, ionization energy increases. Clear? तो second factor और देख लेते हैं, that is nuclear charge. तो nuclear charge किस तरीके से affect करेगा, है ना, इसको किस तरीके से देखें। देखो nuclear charge जो है, हमने आपको बताया कि nuclear charge on increasing nuclear charge, on increasing nuclear charge क्या होगा हमारा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से
हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही दिक्कत होगी। तो फिर जिस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज की हम बात कर रहे थे, तो जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज Nc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उस तरीके से हमारे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, उस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट रहेंगे न्यूक्लियस के थ्रू, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। तो वो वही चीज तो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम बोल देंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यहां से मेन से और एडवांस यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट से किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट मैं आपको बता चुका था, एक बार और देख लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और अगर हमारी शेल है, जैसे, है ना, दूसरी शेल है, तो दूसरी शेल में एस भी है और पी भी है ना, एस भी है और पी भी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी पी है ना, पी और एस दोनों साथ साथ है। तो अब होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है इस पे जो हमारी जो एस सेल है, इसमें दूसरी में केवल एस और पी होती है, तो एस हमारी अट्रैक्टेड होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिकल। तो ये हमारी अट्रैक्टेड ज्यादा होगी, है ना। जब अट्रैक्टेड होगी तो जो नया पोर्शन बनेगा इसका बेसिकली बनेगा कैसा, जो नया पोर्शन इसका बनेगा वो बनेगा कैसा, इसको और देख लेते हैं। देखो, नया पोर्शन जो बनेगा वो कैसा होगा कि हमारा बिल थोड़ा सा पास आ जाएगा, क्या, एस ऑर्बिटल हमारी न्यूक्लियस से पास में आ जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्टेड होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो जब ये पास में आ जाएगी तो ये हमारा पास में होगी और ये हमारी पी जो है वो पी एज इट इज रही, यहां पर पी क्या है, एज इट इज रही। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब क्या हो रहा, अब ये पेनिट्रेट हो गई। पेनिट्रेट कौन होगी, जो ज्यादा सिमेट्रिकल। तो अब एस जल्दी पेनिट्रेट होगी, देन पी, देन डी, देन एफ। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितनी ज्यादा हमारा फैला हुआ होगा, वहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट कम काम करेगा। तो एस पे ज्यादा लगता है पेनिट्रेशन, देन पी, देन डी, देन एफ। तो एस अंदर होगी, एस पेनिट्रेट होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, पेनिट्रेट होगा अंदर चले जाएगा। तो एस होगी सिमेट्रिकल, अट्रैक्टेड होगी, तो वो पेनिट्रेट होगी। अब क्या होगा, अब यहां पर जब पेनिट्रेशन काम करता है उसके बाद काम करता है शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद काम करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे पहले पेनिट्रेशन काम करेगा, उसके बाद शील्डिंग का वर्क होता है। शील्डिंग आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिंपली बोल दिया शील्डिंग है, इट इज नॉट वर्किंग। सबसे पहले आपको शील्डिंग समझाने से पहले हमेशा पेनिट्रेशन इफेक्ट समझना ही होगा। तो जब पेनिट्रेशन काम किया उसके बाद शील्डिंग का काम होता है। तो जब पेनिट्रेट हो गई, एस ऑर्बिटल अंदर आ गई, तो पी में भी इलेक्ट्रॉन है और एस में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो पी और दूर जाएगी। तो जो नया मॉडल बनेगा, है ना, ये एस तो है, अंदर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पी भैया और फैलेगी, बाहर को जाएगी। तो यहां पर हो गया लार्ज गैप एस और पी में। इसीलिए 2s की एनर्जी कम होती है 2p से। क्लियर हो रही बात? तो इसी फैक्टर से ये 2p और एनर्जी गैप में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये पेनिट्रेशन होता, फिर इस पे शील्डिंग काम करती है। तो अगर हम पेनिट्रेशन पे काम करें, पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करेगा पेनिट्रेशन, तो ये हमें समझना होगा। तो पेनिट्रेशन को इस तरीके से आप बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आप पहला मॉडल ये बनाओगे पेनिट्रेशन में, फिर दूसरा मॉडल ये बनाओगे, है ना, फिर तीसरा मॉडल आप ये बनाओगे। ऑर्डर वाइज चलना है, पहले ये और देन ये वाला, देन ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, पेनिट्रेशन आप समझ जाओगे। पेनिट्रेशन पे आपको ये भी लिख देना है कि हमारा सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन होती है, एस, देन पी, देन डी, देन एफ। It is only valid for same quantum number. सबसे ज्यादा S, then P, then D, then F. ये पेनिट्रेशन ऑर्डर है। क्लियर? अब हमें क्या देखना है, पेनिट्रेशन किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे वर्क करता है।
पेनिट्रेशन क्या करता है, जब पेनिट्रेट होगी चीज, पेनिट्रेट का मतलब न्यूक्लियर पावर ज्यादा है तो न्यूक्लियर पावर काम कर रही है, और एस हमारा पेनिट्रेट हो रहा है, जैसे है ना, एस ज्यादा पेनिट्रेट हो रहा है, फिर पी हो रहा है, फिर डी हो रहा है, फिर तो जिसका ज्यादा पेनिट्रेशन होगा वो तो न्यूक्लियस के पास में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही ताकत लगेगी ना, तो जिसका ज्यादा पेनिट्रेशन होगा उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको लिख सकते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ गई होगी बात। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम करेगा। जिस तरीके से पेनिट्रेट होगी, जिस तरीके से पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, उस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर हो रही बात की नहीं। सेकंड हमारा है, लास्ट हमारा है फोर्थ, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो शील्डिंग की बात करते हैं, तो पहले तो पेनिट्रेट हो चुकी है, तो वो न्यूक्लियस के पास में पहुंच जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी उतनी ही ज्यादा। शील्डिंग किस तरीके से काम करेगी, जितना ज्यादा शील्ड होगा, जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी, उतना ही हमारा क्या होगा, आसानी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतनी ही ज्यादा आसानी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ज्यादा शील्ड होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है, शील्डिंग इफेक्ट से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है। आपको समझ लो कि हमारा न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, दूसरी शेल ने तीसरे को शील्ड किया, दूसरी शेल ने जब तीसरे को शील्ड किया, जो शील्ड हुई, जिसने किया नहीं वो नहीं, जो शील्ड हुई उस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया ना, जो शील्ड हुई उसका न्यूक्लियस पे इफेक्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो शील्ड हो चुकी है। तो जब शील्ड हो चुकी है, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पे कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां से निकल जा सकता है, निकाला जा सकता है। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब एक चीज और देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, वो चीज हमें और देखनी है, हमें देखना है ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है। हम एक पीरियड में ट्रेंड देख लेते हैं। हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें, ये हमारा पीरियड सेकंड है, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में देखो इस तरीके से वेरी करेगा। ये एटॉमिक नंबर हो गया हमारा Z, ये Z काम कर रहा है, ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर हो गया ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना। तो अब इस तरीके से काम करेगा। अगर आप कहो कि ये तो लेफ्ट टू राइट इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर आ जाता है थोड़ा सा वेरिएशन। तो यहां पर आपको समझना है, तो लिथियम की हमारी सबसे कम होगी, साइज सबसे बड़ा होता है, देन बेरिलियम, बोरॉन की कम हो जाती है बेरिलियम से, बोरॉन की बेरिलियम से कम हो जाती है। क्या कम हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। फिर कार्बन बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन बढ़ेगी, फिर वहां पे ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, फिर वहां पर ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। ये आपको ट्रेंड देखना है। तो लिथियम की हमारी इस तरीके से हम ऑर्डर देख सकते हैं इसका आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में, सेकंड पीरियड में। इसको हटा दे रहे हैं, पॉज करके आराम से लिख लेना। अगर हम ट्रेंड देखें इसका, तो लिथियम का सबसे कम होगी, देन अगर हम बात करें तो बोरॉन की कम होगी, है ना, बोरॉन हमारी कम होगी, देन बेरिलियम बढ़ गई, देन कार्बन हमारा बढ़ गया, देन नाइट्रोजन बढ़ गया, देन ऑक्सीजन कम हो गई, तो यहां पर ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। क्लियर। तो सबसे ज्यादा इसमें जो होगी वो नियॉन की होगी, इस तरीके से बढ़ेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं, इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। तो यहां पर एक तो ये फैक्टर और दूसरा फैक्टर है ये। तो लिथियम के बाद बेरिलियम बढ़नी चाहिए, लेकिन बोरॉन हमारी रहेगी, क्योंकि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है कम। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शंस हमें देखने थे, इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो यहां पर जो वेरिएशन हमें देखना था, वो वेरिएशन क्यों था उसको समझते हैं। जैसे हमने बात की लिथियम की,
है ना। लिथियम में हमारा है, फिर हमारा क्या आ जाता है, हमारा लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन बोरॉन है हमारा, देन बेरिलियम, है ना। फिर हमारा बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन हमारा आ जाता है, कार्बन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, फिर नाइट्रोजन आ रहा है ना। नाइट्रोजन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। अब देखो यहाँ पर वेरिएशन कहां पर हो रहा है, वेरिएशन दो जगह हो रहा है, कहां कहां, यहां यहां, ये हमें समझना है क्यों हो रहा है, इनकी बेरिलियम की क्यों ज्यादा है बोरॉन से, यहां पर ये फैक्टर हमें देखना है और ये फैक्टर देखना है। तो बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2, 1s2 2s2, मतलब ऑर्बिटल कंप्लीट है, पेट भरा हुआ है। जब ऑर्बिटल स्टेबल है, स्टेबल कब होती है, जब कंप्लीटली फिल्ड है। जब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है तो उसके बगल वाली की, अब वहां पर एनर्जी निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। जब जो इंसान पेट भर के खा के बैठा है, वहां उसको उठाना बहुत मुश्किल, टफ काम होता है ना। तो इस तरीके से बेरिलियम का पेट भरा हुआ है, उसकी ऑर्बिटल्स पूरी कंप्लीट है ना, इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां डालनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए बेरिलियम हमारा, ये याद रखना, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स इज मोर स्टेबल। स्टेबल मतलब वहां पर एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहां पर बेरिलियम स्टेबल है बोरॉन से, बोरॉन के कंपेयर में, तो इसीलिए यहां पर एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगी। ये 1s2 2s2 है ना। ये हमारा क्या है, 1s2 2s2 और 2p1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकाल लो बोरॉन में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एनर्जी लगेगी और निकल जाएगा। लेकिन यहां पर कंप्लीटली जब फिल्ड है, स्टेबल है, फिर निकाल रहे हो आप, तो एनर्जी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, इसीलिए बेरिलियम की यहां पर ज्यादा होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो सेम कंसर्न है, हमने बोला हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अब यहां पर हमने बात करें ऑक्सीजन में, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p4, है ना। 2p4 को जरा देखना, 2p4 को जरा देखना, 1 2 3 4, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हाफ फिल्ड हो गई है ना, निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3, 2p3 क्या होता है, मतलब हाफ फिल्ड भैया। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है और ये स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अनदर ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से, इसलिए ये नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए यहां पर ये तो एक्सेप्शंस आए थे, और इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसको लिख सकते हो, पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है। अब जब हम देखते हैं क्वेश्चन, अगर हमने दे दिया आपको क्वेश्चन, लिथियम, बेरिलियम, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब आपको बताना है यहां पर, तो आप सीधे सीधे लगा दोगे भैया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो आप सीधे सीधे लगा दोगे। तो क्या करोगे आप, लिथियम, बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। यहीं पर आपका क्या हो गया, गलत। तो सही आंसर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। दैट इज करेक्ट वन, दैट इज करेक्ट वन। तो ये आपको यहां पर समझनी है। अगर यहीं पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसा हमने दे दिया फ्लोरीन, नियॉन, बोरॉन, बेरिलियम, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप क्या करोगे भैया, बेरिलियम पहले आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर फ्लोरीन आता है और फिर नियॉन आता है। फिर यहां पर हो गया ट्रेंड गलत, क्यों, क्योंकि यहां पर बोरॉन की कम होती है, तो बोरॉन की कम हो जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा है क्योंकि इट इज कंप्लीटली फिल्ड, और फिर हमारा नियॉन। दैट इज करेक्ट। तो ये दो ऑर्डर यहां पर इस तरीके से, ये दो क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो चुके हैं। तो ये चीज आपको हमें समझानी थी। तो ये अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, और आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक इतना ही, इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से।